हेलो दोस्तों। हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों चीज़ को देखा था। अब हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को किस तरीके से जॉन डाल्टन साहब ने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। उसी के बेसिस पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। इन्होंने लगभग 6 एक्सप्लेनेशन दिए, ठीक है। और इस एक्सप्लेनेशन में इनका आगे चलकर साइंस में एक्सप्लेनेशन बहुत सारे गलत भी हो जाते हैं, लेकिन जब बेसिक फाउंडेशन किसी चीज़ का चलता है, फाउंडेशन जब किसी चीज़ का चलता है तो कुछ गलत भी होते हैं और कुछ सही भी होते हैं। तो बात की बात है, लेकिन हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्होंने देने का प्रयास किया और किसके बेसिस पे ये पूरा एक तरीके से आगे का रिसर्च चला और इसमें कुछ बातें गलत हुई और कुछ बातें सही हुई। तो हम देखते हैं कि डाल्टन साहब ने क्या क्या कहा था। क्या कहा था? पहली बात उन्होंने बोला था कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ थ्री पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, उसका नाम है एटम। और यही एटम जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। जैसे यदि वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाग लेगा, ठीक है। यदि किसी भी NaCl बनाना है तो सोडियम क्लोराइड बनाना है तो NaCl भाग लेगा, सोडियम का लेगा, क्लोरीन का लेगा। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि यदि दुनिया में जितने भी मैटर हैं, जैसे ये पेन है या स्केच है, तो इसमें जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले हुए हैं उसी से मिलकर कोई भी कंपाउंड बने, कोई भी मैटर बनेगा। और जो मैटर बनेगा तो जो छोटे एटम्स हैं वही केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड चीज इन्होंने बोला कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स वी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड द केमिकल रिएक्शन। इन्होंने बोला एटम जो होते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब उसको बांटा नहीं जा सकता, उनको तोड़ के अलग अलग नहीं किया सकता, उनका कोई डिवीजन संभव नहीं है। और उन्होंने कहा ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जाता किसी भी केमिकल रिएक्शन में। कोई भी आइटम्स को यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन में लेंगे तो यदि जो उसका रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसमें ना ही उस आइटम का डिस्ट्रक्शन होगा और ना ही एडिशन होगा। मतलब जितना कंपाउंड में ये चीज लिया उतना कंपाउंड में सेकंड वन भी लेना पड़ेगा। देन वी विल एबल टू रिलाई दैट कि दोनों का एटॉमिक नंबर जो एटम्स नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। थर्ड चीज इन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, कोई भी एटम्स का एक डिफिनिट एटॉमिक मास होगा और उसका डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन होगा, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इनके गलत हो जाते हैं जो ड्रॉबैक में पढ़ते हैं, अभी हम इसको देखेंगे। अभी के लिए मुझे जानना है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक एलिमेंट ए है और एक बी है, तो इसका एटॉमिक मास एक होगा। मान लेते हैं इसका एटॉमिक मास एक है, तो ये हर एक जगह पे, प्रत्येक जगह पे इसका एटॉमिक मास 1 ही रहने वाला है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, ऐसा इनको कहना था। यदि एटॉमिक मास बी का 2 है तो हमेशा 2 ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। इनका ऐसा कहना था कि कोई एक एटॉमिक मास को एक बार उठाते हैं, जैसे ये पेंसिल है तो इसका एटॉमिक मास एक जगह पर यदि एक है, यदि 10 ग्राम है तो हर एक जगह पे 10 ग्राम ही होगा। लेकिन जब हम साइंस में डिटेल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ये चेंज हो जाता है। कैसे होता है अभी हम देखते हैं। फोर्थ इन्होंने बोला एटम्स डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने बोला अलग अलग एलिमेंट लेके, अलग अलग एलिमेंट मतलब अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे ए और बी लिया था, फिर यहाँ पे ए और बी फिर से ले लेते हैं। इन्होंने बोला कि इसका एलिमेंट का मास और इस एलिमेंट का मास बिल्कुल डिफरेंट होगा हर एक कंडीशन में, ये दोनों कभी सेम हो ही नहीं सकते। मतलब दो चीजों का मास, जैसे ये स्केच है और इस स्केच की हम बात करें तो ठीक है, तो दोनों स्केच की मास, इसका मास अलग होगा और इसका मास अलग होगा। इन्होंने ऐसा बोला कि डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट मास होंगे और उसके डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे। फिफ्थ इन्होंने बोला कि एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। यानी जो भी एलिमेंट, जो भी एटम्स कंबाइंड होंगे, जो भी एलिमेंट्स कंबाइंड होंगे एक दूसरे से, तो वो एक स्मॉल होल नंबर, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर करेंगे, मतलब कि होल नंबर में अपना कंपाउंड बनाकर, होल नंबर में अपना एक प्रोपोर्शन जोड़कर कंपाउंड बनाने का काम करेंगे। होल नंबर में, होल नंबर को ध्यान रखना है कि होल नंबर में ये ऐसा करने की बात इन्होंने किया। सिक्स पॉइंट इन्होंने बोला कि द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ द आइटम्स आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड। ये ठीक उसी तरीके से उन्होंने बात बोला जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम देखते हैं
कि जो भी कंपाउंड बनता है तो एलिमेंट के एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में रहता है। जैसे कि हमने हाइड्रोजन का देखा था, 2 हाइड्रोजन का आइटम चाहिए था, 1 ऑक्सीजन का आइटम चाहिए था। तो इसी बात को इन्होंने बोला कि भैया ये डिफरेंट प्रोपोर्शन में ही चाहिए। तो ये तो इन्होंने 6 पॉइंट दे दिए, लेकिन इस 6 पॉइंट में कुछ पॉइंट जो थे इनके मैंने बोले थे कि क्या गलत हो जाता है आगे चलकर। कैसे गलत हो जाता है जिसको देखते हैं। इन्होंने बोला ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। इन्होंने ये बिल्कुल सही बात बोला कि जो भी मैटर है वो बहुत छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, उसका नाम है एटम, और वही केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो इस बात को हम मान लेते हैं कि भाई कि सभी मैटर जो है टीनी पार्टिकल से बना हुआ और वो केमिकल रिएक्शन में जो एटम होते हैं वो भाग लेते हैं। उन्होंने बोला एटम्स आर इंडिविजुअल। ये बात उन्होंने गलत बोल दिया कि एटम्स जो है इंडिविजुअल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद के दिनों में हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब जो है एटम्स में ही पाए जाते हैं। मींस एटम को तो डिवाइड किया ही किया जा सकता है। मतलब कि एटम जो भी है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, which cannot be created nor be destroyed in the chemical reaction। ये बात सही है कि एटम्स को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, बट एटम्स आर इंडिविजुअल। एटम्स डिविजिबल है, एटम्स आर इंडिविजुअल। जो इन्होंने बोला ये बिल्कुल गलत बोला, एटम डिविजिबल है, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा, जो भाग लेगा, उसका नाम एटम है। ये भी बात सही है। तीसरा इन्होंने बोला एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने बोला कि कोई भी एटम जो है उसका एक फिक्स्ड मास होगा और कहीं भी चेंज नहीं होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। यदि एक कोई एटम है तो उसका मास हमेशा एक जैसा रहेगा। लेकिन जब आइसोटॉप की जब आइसोटॉप की बात होती है इस कंडीशन में, तो आइसोटॉप कहता है कि एटॉमिक नंबर सेम रखूंगा मैं, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। बट एटॉमिक मास जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डाल्टन साहब ने बोला था कि यदि एक आइटम को उठाएंगे तो उसका मास हमेशा सेम रहेगा, ये जाकर गलत हो जाता है। जैसे कि हम देखें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं, तो हमने लिखा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हमने लिखा तीनों का एटॉमिक नंबर 1 1 1। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास को हम ऊपर डिपेंड करते हैं, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम नीचे डिनोट करते हैं और एटॉमिक मास को हम टॉप में लिखते हैं। तो इसका एटॉमिक मास जैसे कि हाइड्रोजन का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, ये कैसा है, तो इसको हम प्रोटियम, ड्यूटोरियम, टाइटेनियम, इस तरीके से 3 अलग अलग फॉर्म बनते हैं जिसमें एटॉमिक मास तीनों का डिफरेंट हो गया। तो जो इन्होंने ये बात बोला कि एलिमेंट्स जो होते हैं उसका डिफरेंट मास होता है एक एलिमेंट का, वो बात गलत हो गई जब आइसोटॉप्स में विचार हुई तब। फोर्थ पॉइंट इन्होंने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये अलग अलग मास, अलग अलग एलिमेंट के पास अलग अलग मास होंगे। लेकिन जब आइसोबार्स की बात हुई, आइसोबार क्या होता है, आइसोबार कहता है सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक, आइसोबार कहता है सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार कहता है, जिस तरह आइसोटॉप बोला कि मेरा एटॉमिक नंबर सेम रखो बट मास अलग अलग कर दो, तो उस हिसाब से इनका थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। उसी तरीके से फोर्थ स्टेटमेंट में ये बोलता है कि एटॉमिक नंबर मेरा अलग अलग रखो, एटॉमिक नंबर अलग अलग रखो, लेकिन मास जो है वो मेरा सेम रहेगा। तो उस कंडीशन से ये फिर गलत हो जाता है। जैसे आर्गन का देखते हैं, आर्गन और कैल्शियम का देखें तो इसका भी 40 होता है और इसका भी 40 होता है। तो आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होते हैं लेकिन मास नंबर जो है वो सेम है।
तो इन्होंने बोला था कि मास नंबर दो एलिमेंट का कभी सेम नहीं हो सकता, बट ये सेम होते हैं। तो आइसोबार की जब एक तरीके से डेवलपमेंट हुई, एक तरीके साइंस में उसका एक थ्योरी रखा गया, तो देन डाल्टन साहब का फोर्थ जो नंबर ऑफ जो इनका थ्योरी था वो भी गलत हो गया। यदि फिफ्थ पे आते हैं, तो इन्होंने बोला एटम्स आर कंबाइंड द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। कहा एटम्स आर कंबाइंड ना अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। लेकिन जब हम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो ये वाला रूल सब जगह पे होल्ड नहीं कर पाता। जो इन्होंने फिफ्थ रूल बताया था कि ये रूल अप्लीकेबल नहीं है। फिफ्थ इन्होंने बोला, सिक्स इन्होंने बोला जो रिलेटिव नंबर इन द काइंड्स, ये वाला कांस्टेंट प्रोपोर्शन में सब जगह पर अवेलेबल रहेगा। ये बात हद तक सही है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 6 पॉइंट थे। 6 पॉइंट में इनका फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड और सेकेंड एक तरीके से सही भी, एक तरीके से गलत भी है, ठीक है। फर्स्ट तो इनका सही था। इस तरीके से डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया और एटॉमिक थ्योरी पे इस तरीके से इन्होंने अलग अलग चीजों के बारे में बताने का काम किया। ये हमारा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और उनके ड्रॉबैक क्या क्या उन्होंने बिल्कुल बताया। नेक्स्ट चैप्टर में भी हम एटम्स डाल्टन्स का ड्रॉबैक को पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में जाना, तो देन वी विल हमने डिसाइड किया कि इसी के साथ साथ हम ड्रॉबैक भी बता दें, ताकि वी विल एबल टू ग्रैस्प द होल कॉन्सेप्ट कि डाल्टन ने क्या बोला और क्या गलत बोला। इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वास्तव में एटम होता क्या, क्या साइज होता है, क्या रेडियस होता है, हर एक एटम का अलग अलग रेडियस होता है, कितने साइज के होते हैं, किस तरीके से इसका आइटम्स का करेक्टर होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखने का काम करेंगे। अभी हमने इतना चीज़ को जाना कि किस तरीके से डाल्टन साहब ने 6 पार्ट्स के बाद 6 पॉइंट्स दिए, उसमें से कुछ पॉइंट्स उनके गलत हो गए। आज के लिए बस।